Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. बिना कुछ किए कायाकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और बेशक जीतना जरूरी नहीं है हर बाजी, लेकिन जीत का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बैंकिंग, उसके अलावा एसएससी, साथ ही साथ सभी वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पर सेफ और हेल्दी होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम लोग का टॉपिक शुरू होने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, अलग अलग तरह के। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में क्या क्या, उन सब पे बात करूंगा। लेकिन बेसिकली मैंने देखा क्या है, जो अभी तक का मेरा ऑफलाइन पढ़ाने का जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली मैंने ये महसूस किया कि लोग मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या टूल्स आते हैं, ठीक है, जब बहुत पॉपुलर्स हैं, जैसे पॉपुलर का मतलब कहने का जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ वगैरह जैसी चीजें हैं, इसको लोग जानते हैं, आसानी से जानते हैं, और ये कोर टॉपिक्स भी हैं, तो जाने भी क्यों नहीं। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअल में क्या है, क्या वजह है इसे फॉर्मुलेट करने का, कौन फॉर्मुलेट करता है, इस तरह के चीजों के बारे में तो बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डेडिकेटेड होगा कि पहले मैं आपसे बेसिक्स पर बात करूंगा कि एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। ठीक है, जब आप इसका थीम समझ जाएंगे ना, तो आगे की चीजें आपको बहुत आसानी समझ में आने वाली, इस बात की गारंटी है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं आपका 15 से 20 मिनट लेने वाला हूं ये समझाने के लिए कि एक्चुअल मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और इसके फॉर्मुलेशन के पीछे मेन लॉजिक क्या है, क्या वजह है इस तरह की चीजें बनाने की। ठीक है, एक बात और साथ साथ अगर मैं अब यहां से लिखकर समझाने की कोशिश करूं तो समझिएगा, हमारे देश में देखिए दो तरह की पॉलिसीज बनते हैं। अगर हम देखें तो दो पॉलिसी हमारे देश में बनाई जाती है, जिसमें से एक है जिसको कहते हैं हम लोग फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं राजकोषीय नीति। ठीक, राजकोषीय नीति। और एक दूसरा होता है, इसको मैंने अभी लिखा है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, यह है मौद्रिक नीति, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति, जैसा कि मैंने ऊपर भी लिख रखा था। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से आप लोग, एक्चुअल मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि ये दो तरह की नीतियां हैं जिस पर मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा कंफ्यूजन हुआ है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है, तो बेसिक तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, फिस्कल पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है, हमारे देश में इसे फॉर्मुलेट करने का जिम्मा किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। भारत सरकार। ठीक, वहीं अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट यानी मौद्रिक नीति को बनाने का जो जिम्मा है वो किसका है, तो ये हमारे देश में किसको है, आरबीआई को है। यानी कि दो अलग अलग संस्थाएं हैं, दो अलग अलग पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने का जिम्मा लेके चलते हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई। ठीक, आज का चूंकि हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, सो हम लोग आरबीआई और उससे संबंधित इस पॉलिसी पर बात करने वाले हैं। फिस्कल पॉलिसी पे डिस्कशन आज नहीं होगा, वो फ्यूचर में किसी अलग टॉपिक में होगा, जब हम लोग इस टॉपिक को शूट करेंगे फिस्कल पॉलिसी के नाम से। ठीक है, चलिए तो पहले मैं शुरू कर रहा हूं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात आपसे। वीडियो अगर आपका छूट गया होगा तो थोड़ा सा पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि हमारे भारत में फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति कौन फॉर्मुलेट करता है, या मौद्रिक नीति किसके तरह बनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ इसको पीछे बैक करके उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, और इसे कॉपी पे नोट अगर आप कर रहे होंगे तो नोट जरूर करिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि मैंने आपसे मॉनेटरी पॉलिसी में बात करने का वादा किया, तो अब इस पे कुछ पॉइंट्स निकालते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है इसे फॉर्मुलेट कौन करता है हमारे देश में, तो मैं लिखते चल रहा हूं इसको, ये भी जो लिख रहा हूं ये कुल मिलाकर क्वेश्चंस हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इसके बेसिक तौर पे उठा रहा हूं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है
फॉर्मुलेटेड बाय होम, तो फॉर्मुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है कि यह फॉर्मुलेट होता कब है। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मुलेट आरबीआई करता है, ठीक है, हर साल के अप्रैल मंथ में करता है, अप्रैल मंथ ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने में यह फॉर्मुलेट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है कि इसमें आरबीआई का एक काम और भी है कि हर 2 महीने बाद, ठीक है, इसका रिव्यू करता है आरबीआई। ठीक है, हर 2 महीने बाद इसका रिव्यू करता है, तो उसे कहते क्या है? उसे कहते हैं बाई मंथली रिव्यू। बाई मंथली रिव्यू। ठीक है, और ये बाई मंथली रिव्यू लिखने का मतलब क्या है यहां पर कि हर 2 महीने में इसका रिव्यू होता है। ध्यान रखिएगा, हर 2 महीने में इसका रिव्यू होता है। पहले हर 3 महीने में होता था, जिसको कम करके अब कर दिया गया हर 2 महीने में। तो पहले क्वार्टरली रिव्यू था, अब बाई मंथली रिव्यू है। ठीक है, अच्छा अब एक और पॉइंट देखिएगा यहां पर, अब ये जो पॉलिसी फॉर्मुलेट हो रहा है वो आरबीआई कर रही है। ठीक, आरबीआई जो फॉर्मुलेशन करती है वो कब करती है? हर साल अप्रैल महीने में करती है, हर फाइनेंशियल ईयर के, और हर 2 महीने बाद इसका वो क्या करती है? हर 2 महीने बाद वो इसका फिलहाल के लिए रिव्यू करती है कि ये बेहतर तरीकों से काम कर रहा है या नहीं। लेकिन यहां पर एक बात और बनाते हैं, और वो बात ये है कि बाई मंथली रिव्यू जो आरबीआई बना रही है, सॉरी, ये मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई फॉर्मुलेट कर रही है, ये क्यों फॉर्मुलेट करती है? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जरा लिखते हैं, टू कंट्रोल द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट। टू कंट्रोल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट, ये क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? किसका? मॉनेटरी पॉलिसी के बनाने का। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाया जाता है आरबीआई द्वारा? अगर यह सवाल पूछे कि इनमें से किन उद्देश्यों के लिए मौद्रिक नीति बनाया जाता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि हमारे बाजार में, हमारे देश में, हमारे इकोनॉमी में मुद्रा की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए। अब मांग और आपूर्ति को कैसे नियंत्रित करते हैं उस पर मैं अभी आपसे बात करूंगा, लेकिन समझिएगा अब यही शब्द आपको किसी और तरीके से भी मिलेगा। मैंने जो लिखा टू कंट्रोल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट, इसी को मैं एक और तरीकों से लिख रहा हूं, तो मैं इसी का और वर्जन लिख रहा हूं। मतलब और का मतलब कि या और क्या ये लिख सकता है, तो इसे एक और नजरिए से देख लीजिए जरा। इसे लिख सकता है एग्जाम में, टू कंट्रोल लिक्विडिटी, मैं बोल रहा हूं क्या है? लिक्विडिटी इन मार्केट। तो देखिए मनी के डिमांड एंड सप्लाई को ही आप मार्केट में कंट्रोल करने की बात को क्या कहते हैं? लिक्विडिटी। अब उसी को आप लिक्विडिटी यानी तरलता कह सकते हैं। तो हमारे मार्केट में मनी का जो फ्लो है ना, उसी को तरलता भी कहा जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है? हमारे देश में मुद्रा की तरलता उपलब्ध जो मार्केट में है उसको नियंत्रित करता है, या मुद्रा की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करता है। आप इसको भी समझ सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारे देश में आरबीआई बनाता है, हर साल अप्रैल महीने में फॉर्मुलेट करता है, जबकि हर 2 महीने बाद इसका रिव्यू करता है, और इसका उद्देश्य क्या? हमारे देश में मुद्रा की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करना, या कह सकते हैं मार्केट में लिक्विडिटी को नियंत्रित करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर क्यों। सवाल यह है कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के पीछे इतना परेशान क्यों है आरबीआई? क्यों यह करना पड़ता है आरबीआई को? क्यों लिक्विडिटी कंट्रोल करने की जरूरत आखिर क्या है? क्यों यह करना पड़ रहा है? जरा इस पर बात करते हैं। आप इस बात को भी गारंटी है समझ पाएंगे कि एक्चुअल में लिक्विडिटी ऑफ मनी या सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी है क्या एक्चुअल में मार्केट में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जल्दी से ले लें आप लोग। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर क्यों आरबीआई हमारे मार्केट में मनी के डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को।
एक छोटा सा सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, तो एक क्रिएटेड या कह सकते हैं क्रिएटेड एग्जाम्पल है, उसको मैं एग्जाम्पल के रूप में क्रिएट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप उसे समझते हुए चलिएगा, आपको ज्यादा बेहतर तरीकों से समझ में आएगा। एग्जाम्पल से ही लेके चल रहा हूं, समझिएगा। हमारे देश में मान लीजिए सप्लाई ऑफ मनी अगर मोर देन एक्सेस है, मोर देन एक्सेस का मतलब आवश्यकता से ज्यादा है, जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा है, तो सप्लाई ऑफ मनी अगर ज्यादा होगी मार्केट में तो उसका क्या हमको ड्रॉबैक या कह सकते हैं कि उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप एक बात समझिएगा कि जब भी कोई भी वस्तु मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, ठीक है, किसी भी वस्तु की सप्लाई जब भी जरूरत से ज्यादा मार्केट में होती है, तो ऐसे केस में जो डिमांड है ना वो घट जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है। तो जब सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में इंक्रीज होगी तो डिमांड ऑफ मनी क्या हो जाएगा, मार्केट में डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप समझिए, इसको मैं एक और नजरिए समझा रहा हूं। इकोनॉमिक्स का एक टर्म है, उस टर्म को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। इसका मतलब क्या है ये आगे समझाऊंगा, बस एक छोटे से लाइन से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझिएगा, किसी भी वस्तु के आखिरी यूनिट यानी आखिरी इकाई को उपभोग करने से, किसी भी कमोडिटी के लास्ट यूनिट को कंज्यूम करने से उससे मिलने वाली उपयोगिता या यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन ही कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। जैसे हम खाना जो खा रहे हैं, तो खाना जब खाते हैं, ये एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपसे जो मैक्सिमम आपको बुक्स में मिलेगा देखने को। अब जब खाना खाते हैं तो पहला बाइट जिस एक्साइटमेंट से आप खाते हैं, क्या सेम एक्साइटमेंट आपके लास्ट बाइट के साथ होता होगा? मुझे नहीं लगता कि होता होगा। आप जिस एक्साइटमेंट से नया मोबाइल यूज करते हैं, क्या सेम एक्साइटमेंट हमेशा बना रहता है? ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ ऐसा होता होगा। जितना एक्साइटमेंट आपके मन में नया बाइक को लेकर होता है, उसी बाइक के पुराना होने पर नहीं होता। क्यों एक्साइटमेंट कम हो गया? क्योंकि उस वस्तु की अवेलेबिलिटी इजी हो चुकी है मार्केट में, यानी आपके पास। अब आपके पास कोई वस्तु उपलब्ध नहीं था, ठीक है, इसका मतलब उसकी सप्लाई कम थी, तो उसका डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया आपके नजर में। अब आप उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन वही वस्तु जितना इजीली अवेलेबल होता गया, आपके पास आसानी से उपलब्ध होता गया, तो अब आपकी मन में उसकी जो डिमांड है वो, उसकी मांग है वो कम हो गई। ऐसा होता है जब आप नया कपड़ा खरीदते हैं तो एक्साइटमेंट ज्यादा होता है उसे यूज करने के लिए कि कहीं मौका लगे पहन के जाने का, कोई ऐसा इंसिडेंट्स बने। लेकिन जब वही शर्ट वही कपड़ा पुराना हो जाता है तो ऐसा एक्साइटमेंट नहीं होता आपके मन में। रीजन इजीली अवेलेबिलिटी। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि मार्केट में किसी भी वस्तु की अवेलेबिलिटी जितना इजी होगा उसका डिमांड उतना ही कम होगा। ठीक, एक समय था जब मोबाइल फोन अवेलेबल नहीं था, तो जिसके पास मोबाइल फोन था वो अपने आप में एक बड़ा आदमी था। ठीक, लेकिन मोबाइल फोन आज आपके पास है तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, सबके पास है, आपके पास थोड़ी है। सिर्फ आप पे सिर्फ ऐसे थोड़ी है जिनके पास मोबाइल फोन है, सबके पास है। तो मोबाइल फोन एक समय बहुत बड़ी बात थी, रीजन अवेलेबिलिटी कम थी। ठीक, लेकिन जैसे जैसे मोबाइल फोन यूजर मार्केट में बढ़े, तो मोबाइल फोन जो लोगों का स्टेटस क्रिएट करता था कि यार उसके पास मोबाइल फोन है, वो अब स्टेटस क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि मोबाइल फोन का मॉडल स्टेटस क्रिएट कर रहा है। अब ये हो रहा है कि आप कितने रुपए वाला मोबाइल फोन रखें, कौन सा मॉडल आपके पास है ना। यानी आप क्या कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी जितनी आसान होगी, किसी वस्तु की उपलब्धता जितना कम होगा, उसका डिमांड उतना ज्यादा होगा। जिसका अवेलेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, उपलब्धता जितना हाई होगा, उसका डिमांड उतना ही, उसका डिमांड अवेलेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, डिमांड उतना ही कम होगा। तो यहां पर देखिए मैंने क्या कहा कि हमारे देश में सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी क्या है? इजिली अवेलेबल है, ज्यादा है मार्केट में जरूरत से। ठीक, अब समझिएगा उसकी वजह से उसका डिमांड क्या होगा? मनी का कम हो गया, डिमांड कम हो गया। क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि होता क्या है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक स्टेटमेंट मैंने आपको दिया कि जब भी मार्केट में कुछ भी इजीली अवेलेबल होगा, सप्लाई बढ़ेगा तो उसका डिमांड घटता है। ठीक है, किसी भी साथ हो सकता है, आप इसको पर्सनली एक बार सोच कर देखिएगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगा, महसूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर किसी वस्तु की डिमांड मार्केट में कम होगी तो क्या लगता है आपको उसके वैल्यू पर क्या असर पड़ने वाला है? जब मार्केट में मनी का डिमांड कम होगा
तो वैल्यू ऑफ मनी, यानी मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मुद्रा की आपूर्ति क्या है, ज्यादा है। तो मुद्रा की आपूर्ति जब ज्यादा है तो उसकी वजह से मुद्रा का जो मांग है वो कम हो गया। और मुद्रा की मांग जब कम होती है या किसी भी वस्तु की मांग जब मार्केट में कम होती है तो मुद्रा का या उस वस्तु का मूल्य मार्केट में क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। कम होने का सेंस क्या है यहां पर, इस बात से है, जैसे समझिए मार्केट में अगर इस समय सबसे इजीली अवेलेबल हो जाए आम, ठीक है, मान लेते हैं अभी ये सीजन, अब तो ऑफ सीजन आ रहा है, अब तो आम खत्म हो रहा है मार्केट से, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आम मार्केट में आ जाए और अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो उसकी डिमांड घटेगी, डिमांड घटने से उसका मूल्य क्या होगा, कम हो जाएगा। मैं लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा रहा हूं आपको, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में उल्टा होता है मामला, ठीक है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं आपसे। मैं क्या कह रहा हूं कि मार्केट में हमारे मुद्रा की आपूर्ति बहुत ज्यादा हो गई, लोगों के पास पैसा बढ़ने लगा, लोगों के पास पैसा बढ़ा तो वस्तु के मुद्रा का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। अब मुद्रा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले मुद्रा होना बड़ी बात थी। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं कह रहा हूं, आपका बचपन याद दिला रहा हूं आपको, 1 रुपया 2 रुपया मिलता था तो उस समय फीलिंग आती थी अमीरी वाली, दिन भर इस एक्साइटमेंट में बीतता था कि शाम को जैसे स्कूल से छूटूंगा कुछ ना कुछ खाने का खरीदूंगा। वो 2 रुपया आपको अमीरी का फीलिंग देता था। रीजन क्या था, इजीली अवेलेबल नहीं था वो 2 रुपया। लेकिन आज 200 2000 20,000 इजीली अवेलेबल हो गया, आपके जेब में है वो 20,000 2000 जो भी है, लेकिन आपसे मन में एक्साइटमेंट नहीं है। रीजन क्या है, रीजन यही है कि वो इजीली अवेलेबल है, इस वजह से एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो मुद्रा की आपूर्ति जितना ज्यादा बढ़ती जाएगी, मार्केट में मुद्रा की मांग उतनी घटती जाएगी और उसका मूल्य भी उतना ही घटता चला जाएगा। मार्केट में मूल्य घटेगा मुद्रा का तो यहां पर मामला तो कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है जरा समझिएगा। आप जरा सोचिए, मेरे पास एक वस्तु है मार्कर, और ये मार्कर जो है इसी के माध्यम से मैं कोई वस्तु खरीदना चाहता हूं। ध्यान से समझिएगा मैं जो कह रहा हूं। चलिए मैं डस्टर लेता हूं, ये मार्कर और ये डस्टर, ये मार्कर से हम डस्टर खरीदना चाहते हैं तो मार्कर और डस्टर आपस में एक्सचेंज होते हैं, यानी इसके माध्यम से ये खरीदा जाता है, मार्कर के माध्यम से डस्टर खरीदा जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मार्कर का मूल्य मार्केट में जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा यूनिट हमको, कम से कम यूनिट में हमको उतना ही ज्यादा मात्रा में कौन मिलेगा, डस्टर मिलेगा। लेकिन इस मुद्रा यानी मार्कर की कीमत जितनी कम होगी तो हमको इसी डस्टर खरीदने के लिए ज्यादा यूनिट पे करना पड़ेगा। मुद्रा का मूल्य अगर मार्केट में घटेगा तो इसकी वजह से वस्तु जो हम मुद्रा से खरीदेंगे उसके लिए हमें ज्यादा वैल्यू पे करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, ज्यादा वैल्यू पे करना पड़ने लगेगा। जैसे समझिएगा कि मार्केट में पहले हमारे पास, आप देखिए, एक चीनी की कीमत मान लेते 10 रुपया था, 10 रुपया पर केजी क्या था, मार्केट में चीनी था। तो 10 रुपया पर केजी मार्केट में चीनी उपलब्ध था, शुगर की वैल्यू बता रहा हूं मैं, ठीक है। आज मार्केट में मूल्य जो है, सॉरी मनी जो है लोगों के पास बढ़ गया, जिसकी वजह से पैसा ज्यादा बढ़ा तो शुगर का डिमांड बढ़ गया, यानी कह सकते हैं लोग खर्चा ज्यादा करने लगे पैसे को, जिसकी वजह से मुद्रा का डिमांड घट गया। मुद्रा का डिमांड घटा तो मुद्रा का मूल्य घट गया। अब हम वही चीनी खरीदते हैं तो हमको वही चीनी अब 50 रुपया पर केजी मिलता है। जो चीनी पहले 10 रुपया पर केजी मिलता था, अब हमें 50 रुपया पर केजी मिलता है। तो अगर हम 10 रुपया पर केजी के हिसाब से 100 रुपया खर्च करते थे चीनी पर, तो हमें कितना यूनिट मिलता था, हमें 10 किलो मिलता था, 10 किलो चीनी मिलता था 100 रुपए में। अब हमें मात्र 2 किलो मिल रहा है 100 रुपए में। रीजन यह है कि मुद्रा का मूल्य घट चुका है मार्केट में, क्योंकि 100 रुपया पहले इजीली अवेलेबल नहीं था, अब इजीली अवेलेबल हो गया। एक नजरिया यह समझ में आया होगा आप लोग को कि जितना इजीली अवेलेबल होता जाएगा मनी, उसकी वजह से मार्केट में मुद्रा का मूल्य उतना ही घटता जाएगा, और मूल्य घटता जाएगा मुद्रा का तो उसकी वजह से हमें वस्तु खरीदने के लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब हम 10 किलो चीनी खरीदेंगे तो हमें 500 खर्च करना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 रुपए की जो खरीदने की जो ताकत है उसे कहते हैं इंग्लिश में परचेजिंग पावर, वो क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जब भी मार्केट में मुद्रा का मूल्य घटता है तो मनी का जो परचेजिंग पावर है ये भी कम हो जाएगा। परचेजिंग पावर ऑफ मनी ये कम हो जाएगा, मार्केट में घट जाएगा। परचेजिंग पावर ऑफ मनी घट जाने का सेंस यहां पर क्या है कि अब आप मुद्रा से उतनी वस्तु नहीं खरीद पाएंगे जितना पहले खरीद पाते थे। यानी आप जहां पहले 100 रुपए में 10 किलो चीनी खरीदते थे, आज वही वस्तु 2 किलो ही खरीद पा रहे हैं। तो 100 रुपए की ताकत कम हो गई खरीदने की,
मेरी बात समझ में आई? अब इसी को आप वस्तु के नजरिए से देखिए। अभी मैं किस नजरिए से दिखा रहा हूं? मुद्रा के नजरिए से, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको वस्तु के अप्रोच में दिखा रहा हूं। ये भी समझिए, जब लोगों के पास पैसे की मात्रा बढ़ी तो लोगों ने क्या किया? जब मुद्रा की सप्लाई बढ़ी तो लोगों के पास पैसा बढ़ा, लोगों के पास पैसा बढ़ा तो लोग चीनी खरीदना शुरू किए, यानी चीनी की डिमांड क्या हो गई? मार्केट में बढ़ गई। जब चीनी की डिमांड मार्केट में बढ़ी, इसकी वजह से चीनी का मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। डिमांड बढ़ता है तो मूल्य बढ़ता है, डिमांड घटता है तो मूल्य घटता है। अभी मैंने लिखा डिमांड घटा तो मूल्य घटा, डिमांड बढ़ेगा तो मूल्य बढ़ेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि मूल्य क्या हो गया? ज्यादा। किसका? चीनी का। किसकी वजह से? चीनी का डिमांड बढ़ने से। चीनी का डिमांड क्यों बढ़ा था? क्योंकि लोगों के पास पैसा बढ़ा था। तो चीनी का डिमांड बढ़ा तो चीनी का मूल्य बढ़ा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि या तो मनी का परचेजिंग पावर आप देख रहे हैं कम हो गया है, और वो परचेजिंग पावर कैसे कम होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति मार्केट में ज्यादा है और परचेजिंग पावर मुद्रा की कम हो गई। या आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश में वस्तु की कीमत बढ़ गई, यानी जब जब मुद्रा की परचेजिंग पावर घटेगी तब तब वस्तु का मूल्य बढ़ता हुआ नजर आएगा, तय है। और मुद्रा का कीमत घटने से, मुद्रा का वैल्यू घटने से, मुद्रा की क्रय शक्ति घटने से वस्तु का मूल्य बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, जब 100 रुपए में हम 10 रुपए पर केजी खरीदते, 10 किलो खरीदते 100 रुपए में, तो मुद्रा की कीमत उस समय ज्यादा थी आज की अपेक्षा। अगर ज्यादा थी तो मुद्रा की कीमत ज्यादा होने की वजह से वस्तु की कीमत बहुत कम थी। लेकिन आज 100 रुपए में मात्र 2 किलो खरीद पा रहे हैं क्योंकि 50 रुपए पर केजी हो गया चीनी। तो आप ये साफ साफ कह सकते हैं कि आज के दौर में मुद्रा की कीमत पहले से घट गई, लेकिन वस्तु की कीमत पहले से बढ़ गई। पहले 10 रुपया था, 50 रुपया हो गया, तो वस्तु की कीमत बढ़ गई लेकिन मुद्रा की कीमत घट गई। तो जब जब मुद्रा का कीमत घटेगा मार्केट में, वस्तु की कीमत आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी मैं आपको एक बात लिख के बता रहा हूं, आप समझिएगा ध्यान से इस बात को। मैं एक बात लिख रहा हूं, इस थ्योरी को जो मैं समझा रहा हूं इसको पूरी तरीके से समझिए कि ये जो मामला है वो क्या है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं वैल्यू ऑफ मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ गुड्स। मुद्रा का मूल्य वस्तु के मूल्य के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं हिंदी में। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, मतलब जब जब मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा वस्तु का मूल्य घटेगा, क्योंकि मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ेगी। या हम कह सकते हैं जब जब मुद्रा का मूल्य घटेगा तो वस्तु का मूल्य बढ़ेगा। समझ पाए? क्योंकि मुद्रा का मूल्य घटेगा तो मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर घटेगी। मुद्रा की परचेजिंग पावर घटेगी तो आप कम से कम वस्तु खरीद पाएंगे उतने ही रुपए में, और कम वस्तु खरीदे मतलब वस्तु का मूल्य बढ़ा है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारे मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बड़ा ह्यूज डिफरेंस लेकर आता है और इसको मेंटेन करना फिर जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब जब मार्केट में मुद्रा की क्रय शक्ति वैल्यू घटेगी मार्केट में, तब तब वस्तु का मूल्य बढ़ेगा। यह बात अभी मैंने समझाया। और इन दोनों नजरिए से देखिए तो एक चीज कह सकते हैं आप कि इसी सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? इस इकोनॉमिक कंडीशन को आप कहेंगे कि किसी भी इकोनॉमी में क्या आ गया? इन्फ्लेशन। इसे ही इन्फ्लेशन आप कहेंगे, मुद्रास्फीति कहेंगे आप इसे। मुद्रास्फीति आप इसको आम बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे? महंगाई कहेंगे। कि भैया किसी देश में क्या आ गई? महंगाई। कब? जब लोगों के पास पैसा बढ़ गया तो लोग ज्यादा वस्तु खरीदने लगे, वस्तु का मूल्य इस वजह से बढ़ने लगा। या यूं कह लीजिए कि पैसा बढ़ा तो पैसा का मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। उस पैसे या रुपए की कीमत घटने की वजह से वस्तु का मूल्य बढ़ गया, और वस्तु का मूल्य बढ़ा तो इसकी वजह से हमारे देश में इन्फ्लेशन आ गया। अब जरा सोचिए सॉरी, अब जरा सोचिएगा, क्या लगता है आपको महंगाई बढ़ना कितना हद तक सही है? चलो एक बात के लिए सोच कर देखो, महंगाई का बढ़ना हमारे देश में एक और चीज लाएगा। जब पैसा बढ़ेगा लोगों के पास तो लोग वस्तु खरीदेंगे, लोग वस्तु खरीदेंगे तो उस वस्तु का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसकी वजह से हमारे देश में वस्तु उत्पादित करने वाले बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पैसा बढ़ा तो लोगों ने बाइक खरीदना शुरू किया, बाइक खरीदना शुरू किया तो फिर बाइक बनाने वालों को भी बाइक अधिक बनाना पड़ेगा, तो बाइक बनाने वाली कंपनियां भी बढ़ेंगी। उस बाइक के ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां बढ़ेंगी, और ये कंपनियां बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा हमारे देश में,
और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इसका मतलब कि हमारे देश के लिए महंगाई सही है ना। लेकिन ये एक नजरिया था देखने का कि इन्फ्लेशन बढ़ने से रोजगार मिलने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन आप समझिए, क्या हमारे देश की सभी जनसंख्या रोजगार में आ सकती है? इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग दुनिया में एक ही चीज में तो हैं जिसमें हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं और कह सकते हैं इंडिपेंडेंट भी, जिसमें किसी भी तरह की विदेशी ताकत का सहारा हम लोगों ने नहीं लिया, और वह है जनसंख्या। यही में तो हम लोग अपने आप में बहुत आगे बढ़े हैं, है ना। जनसंख्या ज्यादा हमारे देश में, जनसंख्या ज्यादा तो लोगों का कहीं ना कहीं सर्वाइव करने के लिए नौकरी प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट सबको एम्प्लॉयमेंट में लेके आना उतना आसान नहीं, 100% एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में उतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, कोई रोजगार में हो चाहे ना हो, कंज्यूमर जरूर होगा हर कोई, और कंज्यूमर होगा तो जरा सोच कर देखिए, महंगाई बढ़ेगी तो कंज्यूमर के नजरिए से महंगाई अच्छा है। आप जहां 100 रुपए में 1.5 लीटर पेट्रोल खरीदते थे, अब आपको 100 रुपए में 1 लीटर ही पेट्रोल मिल रहा है, मान लीजिए। तो नजर ना लगे, खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो, मैं एक बात ले रहा हूं एग्जांपल, कि जहां 100 रुपए में आप 1.5 लीटर पेट्रोल खरीदते थे 1.5 लीटर, अब सिर्फ 1 लीटर खरीद पा रहे हैं। तो इसका साफ मतलब क्या है? इसका साफ मतलब हो गया कि अब आपको पेट्रोल कम मिल रहा उतने ही रुपए में, तो आप 1.5 लीटर पेट्रोल में जितना दूरी, जितना डिस्टेंस कवर करते थे, अब उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको 100 से ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो आप यानी कंज्यूमर के नजरिए से इन्फ्लेशन क्या हो गया? एक लॉस की सिचुएशन हो गई, निगेटिव इंपैक्ट पड़ा किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर। वहीं एक आम व्यक्ति के ऊपर जब वो कंज्यूमर अपने आप को एम्प्लॉय के रूप में ट्रीट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। समझ पाए? तो अब आरबीआई इन्हीं सब सिचुएशंस को एक बार मैनेज करता है, रिव्यू करता है, देखता है कि हमें महंगाई इतना ज्यादा भी नहीं कर देना है कि लोग वस्तु ही ना खरीद पाए, लोग सर्वाइव ही ना कर पाए, और महंगाई बहुत कम भी नहीं करना है जिससे हमारे देश में लोगों को रोजगार मिलना कम हो जाए। महंगाई घट जाएगी, महंगाई कम होगी, तो इसका साफ मतलब क्या है? आप समझिए, महंगाई कब कम होगी? वस्तु का मूल्य कब कम होगा? जब मनी का मूल्य बढ़ेगा। उल्टा चलता है ना, देखो मैंने लिखा ना, मुद्रा का मूल्य और वस्तु के मूल्य में उल्टा मामला चलता है। तो जब मार्केट में महंगाई कम होगी मतलब वस्तु का मूल्य घटेगा, तो इसका मतलब मुद्रा का मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा। मुद्रा का मूल्य कब बढ़ेगा? मुद्रा का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब मुद्रा का सप्लाई मार्केट में घटेगा, तो पैसा नहीं होगा लोगों के पास, तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। जब मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा मार्केट में, तो इसकी वजह से हमारे देश में हमारे देश में मुद्रा की आपूर्ति घट जाएगी। लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग वस्तु ही नहीं खरीद पाएंगे, वस्तु नहीं खरीदेंगे, रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि जब वस्तु लोग खरीदेंगे नहीं तो प्रोडक्शन कौन करेगा, और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोग रोजगार पे कौन आएगा? हम भैया जब कुछ बनाएंगे तब तो किसी को रोजगार में रखेंगे, जब बनाइबे नहीं करेंगे कुछ तो किसी को रोजगार में रखें क्यों? समझ पाए? या कोई होगा भी तो उसको निकाल के बाहर कर दूंगा, भैया जाओ, जब आएगा मौका तो बुलाऊंगा। तो यहां समझो बात को कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए, मतलब कम होने का मतलब महंगाई से लोग इतना ज्यादा ना हो जाए कि लोग परेशान हो जाए, खरीद ना पाए वस्तु, और बेरोजगारी इतना ज्यादा ना हो जाए कि हमारे देश में लोग सर्वाइव भी ना कर पाए। ये दोनों सिचुएशन बड़ा क्रिटिकल है, और इसीलिए इसको एक आइडियल फॉर्म में बनाने की कोशिश होती है आरबीआई की। इसलिए आरबीआई कोशिश करता है कि हमारे देश में उसको एक पॉलिसी बनाना पड़े। क्या पॉलिसी का नाम है? मौद्रिक नीति। क्या नाम है? मौद्रिक नीति। वस्तु नीति मैंने नहीं बोला, इसीलिए मैं वस्तु पर बात ही नहीं कर रहा था, मैं बस वस्तु को एग्जाम्पल में ले रहा था समझाने के लिए। सब कुछ मामला मुद्रा पे चल रहा था। तो आरबीआई ने क्या कहा कि हम क्या बना रहे हैं? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति मतलब मुद्रा के लिए एक नीति, और वो मुद्रा की इस नीति में क्या कोशिश करता है कि ना तो हमारे देश में मुद्रा की सप्लाई बहुत ज्यादा हो, सप्लाई ना तो बहुत ज्यादा हो, और ना ही मुद्रा की डिमांड बहुत ज्यादा हो। दोनों बातें ध्यान रखना है, मुद्रा की ना तो सप्लाई बहुत ज्यादा हो, ना ही डिमांड बहुत ज्यादा हो। ये दोनों एक आइडियल कंडीशन में बने रहे। मुद्रा की सप्लाई और डिमांड एक आइडियल कंडीशन में बना रहे, और इसी के लिए आरबीआई जो पॉलिसी बनाती है उसी पॉलिसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। आरबीआई मौद्रिक नीति क्यों बनाती है? मैं अभी तक आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि आरबीआई मौद्रिक नीति बनाती है सिर्फ इसलिए ताकि हमारे देश में महंगाई बहुत ज्यादा और बहुत कम ना हो, मुद्रा की आपूर्ति एक आइडियल फॉर्म में हमारे देश में चलता रहे, ताकि सब लोग आसानी से सर्वाइव कर पाए। ठीक है, सभी लोग आसानी से सर्वाइव करेंगे, सबके लिए रोजगार उपलब्ध होगा, सबके लिए आसान होगा सर्वाइव करना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में खुशियां बढ़ेंगी, लोगों के लिए कहीं ना कहीं अवसर बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। ठीक है, तो आरबीआई हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है मनी के डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ताकि इन शॉर्ट में हम इसको और भी क्या कह सकते हैं कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए, महंगाई बहुत ज्यादा बहुत कम दोनों ना हो। ठीक, दोनों कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। मतलब क्या कह सकते हैं
कि ज्यादा धूप होना भी गड़बड़ है और ज्यादा बदली होना भी गड़बड़ है। आरबीआई क्या कह रहा है कि न ज्यादा न कम, बबल गम, और उसी बबल गम का नाम उसने क्या रखा, मॉनेटरी पॉलिसी। अब मैंने शुरुआत में आपसे कहा यह मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट कर रहा है, आरबीआई। कब, हर फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल महीने में, और हर 2 महीने बाद रिव्यू कर रहा है। अब आपको समझ में आया होगा रिव्यू क्यों करना पड़ता है, कि आरबीआई ने जो पॉलिसी बनाया ताकि मुद्रा की आपूर्ति बहुत ज्यादा बहुत कम ना हो, उसको सही तरीकों से काम वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और क्या उसमें बदलाव कर दे तो और बेहतर हो जाए, ये सब चीजों पर ही बात करने के लिए हर 2 महीने बाद आरबीआई इसको रिव्यू करता है। ठीक है, अगला एक पॉइंट और मैंने बताया था कि आरबीआई का यही रिव्यू पहले हर 3 महीने बाद होता था, बदलकर 2014 में इसको हर 2 महीने बाद कर दिया गया। उम्मीद है ये पूरा मामला आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको एक बात और बता दूं, इसरो एकेडमी का ऑफिशियल जो है वेबसाइट isroacademy.com लॉन्च हो चुका है। साथ ही साथ इसरो एकेडमी का अपना खुद का मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और आपको मैं बता देता हूं कि अभी हम लोगों ने पेड बैचेस भी जो है अभी फिलहाल के लिए लॉन्च किया है, जिसमें बैंक का बैच मात्र 1100 रुपए में कंप्लीट कोर्स है विद लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो। लाइव क्लास भी होगी, रिकॉर्डेड वीडियो भी होगा, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा उसमें आपको मॉक टेस्ट डिस्कशन वीडियो मिलेगा, साथ साथ आपको क्विज और टॉपिक वाइज पीडीएफ्स भी मिलेंगे। एसएससी का बैच सेम फैसिलिटी के साथ उपलब्ध है, लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह सब कुछ, और ये सब आपको मिलने वाला है मात्र 1500 रुपए में कंप्लीट कोर्स। बैंक का बैच वहीं 5 महीने का, वहीं एसएससी का बैच जो है वो 7 महीने का है। ठीक है, आप चाहें तो कम्बो बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं, ये भी उपलब्ध है हमारे isroacademy.com के वेबसाइट पर। वहां जाकर आप परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ही परचेज करना है आपको, ऑनलाइन मोड में ही पे करना है आपको दिक्कत परेशानी कुछ होती है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं बोर्ड पे लिख भी दे रहा हूं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9794391991। ठीक है, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। 24x7 हम आपको असिस्ट करने को तैयार हैं। कोशिश करिएगा कि आप अधिक से अधिक मात्रा में जुड़े हमसे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इसके पहले के प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग जिस डेडिकेशन के साथ काम कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा डेडिकेशन के साथ यहां काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट द नेम। हमारा नाम बदला है, हम नहीं बदले हैं। तो हम आपके बीच में वैसे ही है और उस पहले से और बेहतर है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक और रिमार्क्स भी हमें देते रहें ताकि हम अपने आप को और बेहतर कर पाएं। ठीक है, वीडियो को अंतिम तक लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका अगला ही पार्ट बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में फिर से लेकर आऊंगा, जिसमें मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं कि आरबीआई कैसे और किन माध्यमों से इस मुद्रा की आपूर्ति और उसकी मांग को नियंत्रित करता है। तो वो माध्यम क्या है, वो टूल्स क्या है, वो एलिमेंट्स क्या है, उस पर बात करूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।